प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले अमेरिका और इजराइल के बारे में। पश्चिम एशियाई देशों ने अमेरिका और इजराइल से कहा है कि वे ईरान पर हमला करने के लिए उनके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल न करें। अमेरिका के करीबी इन मुस्लिम देशों ने ये बात ऐसे समय कही है जब ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इजराइल की ओर से ईरान पर हमला किए जाने का अंदेशा है। अमेरिका इजराइल का सबसे अहम सहयोगी है। ऐसे में दोनों देशों को पश्चिम एशिया के देशों ने साफ कर दिया है कि इसमें उनके क्षेत्र का इस्तेमाल न करें। फर्स्ट पोस्ट ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से कहा है कि ये इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। पश्चिम एशिया के जिन देशों ने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर रोक लगाई है वो लंबे समय से अमेरिकी सहयोगी और साझेदार हैं। लंबे समय से बेहतर रिश्तों के बावजूद इन देशों ने अमेरिका से कहा है कि वे ईरान के खिलाफ आक्रामक अभियानों के लिए अपनी भूमि या हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सऊदी अरब और कतर ने अमेरिका से कहा है कि अगर उनके क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए कोई देश ईरान पर हमला करता है तो ईरान बदले में उन पर भी हमले कर सकता है। ईरान ने ऐसे संकेत भी दिए। ऐसे में संघर्ष से बचने के लिए वह नहीं चाहते कि उनके हवाई या ज़मीनी क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हो। पश्चिम एशिया के ये देश इसराइल के गाज़ा और लेबनान में हमलों की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ इसराइल की मदद भी करते रहे हैं। ईरान ने अप्रैल में इसराइल पर 600 से अधिक रॉकेट दागे, मिसाइल और ड्रोन दागे थे, तो जॉर्डन और सऊदी अरब ने भी अमेरिका, यूके और फ्रांस का साथ इसराइल की मदद करने में दिया था। जॉर्डन ने ईरान की हालिया अटैक में भी इसराइल की बड़ी मदद की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई और कतर ने अमेरिका से कहा कि वे ईरान पर हमलों के लिए अपनी भूमि, जल या हवाई क्षेत्र के उपयोग करने का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में रक्षात्मक अभियानों के साथ हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि पश्चिम एशियाई सहयोगियों और भागीदारों ने कहा कि वे रक्षात्मक अभियानों के साथ चलते रहेंगे। आइए हम बात करें डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में। विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक का पाकिस्तान में विवादित बयान देने का सिलसिला जारी है। खास तौर से महिलाओं पर अपने बयानों से विवाद खड़े कर रहे जाकिर ने अब बड़े पद संभालने वाली औरतों की लानत बनाना की है। जाकिर का कहना है कि इस्लामी लिहाज से किसी औरत का पीएम सीएम बनना ठीक नहीं है। इस बयान के बाद जाकिर फिर से सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर हैं। पाकिस्तान की महिलाओं ने खासतौर से इस बयान पर गुस्सा निकाला है। पाकिस्तान में एक टीवी चैनल पर जाकिर ने सरकार में औरतें शीर्षक पर बात करते हुए कहा, पंजाब की सीएम औरत है, पहले पीएम भी महिला रही हैं। वहीं बांग्लादेश में भी लंबे समय से महिला ही पीएम थी। मुझे समझ नहीं आता कि क्या इन देशों में मर्द मर गए हैं? क्या औरतों को पर्दा से बाहर आकर इस तरह मर्दों के बीच काम करना जायज़ नहीं है? ये चाहे राजनीति की बात हो या फिर बिजनेस का फील्ड हो। जाकिर ने इस दौरान कहा कि सीएम, पीएम या दूसरे बड़े पद पर जब कोई औरत पहुंचती है तो उसे तमाम दुनिया में घूमना होता है। हमने देखा कि वो दूसरे देशों के पीएम से हाथ भी मिलाती हैं। उनके आसपास भी सहयोगी के तौर पर ज़्यादातर मर्द ही रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इससे अच्छा है कि सिर में कील ठोक दी जाए। जाकिर ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मैं गैम्बिया में मुझसे अमेरिका की एक लड़की ने हाथ मिलाने की कोशिश की तो मैंने मना कर दिया। हाल ही में इस्लामाबाद में भी मैंने लड़कियों के साथ तस्वीर खिंचवाने से मना कर दिया था। जाकिर ने कहा कि मेरा धर्म कहता है कि किसी अनजान औरत को छूना तक भी हराम है। जाकिर नाइक को पाकिस्तान की सरकार ने एक स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया है। ऐसे में उसका खूब सम्मान हो रहा है, लेकिन महिलाओं को उसके बयान गुस्सा कर रहे हैं। जाकिर नाइक ने इस्लामाबाद में यतीम लड़कियों को अवार्ड देने से मना करते हुए कहा था कि उनको पर्दे में रहना चाहिए। इस पर पाकिस्तान का एक बड़े वर्ग में गुस्सा देखा गया है। जाकिर ने इस्लामाबाद के बयान के बाद हिंदू मुस्लिम शादी पर बयान दिया और फिर अकेली रहने वाली औरतों का चरित्र हनन किया। इस पर पाकिस्तान की लड़कियां खुश नहीं हैं। पाकिस्तान की लड़कियों के कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं जिनमें वो जाकिर को अपने बयानों के लिए माफ़ी मांगने के लिए कह रही हैं। ये नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में बात करें। साल 2024 का शांति का नोबेल जापान के संगठन निहोन हिदाक्यो को मिला है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने शुक्रवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि इस साल का नोबेल पीस प्राइज जापानी संगठन निहोन हिदाक्यो को देने का फैसला लिया गया है। संगठन का यह पुरस्कार परमाणु हथियारों के खिलाफ लंबी मुहिम चलाने के लिए दिया जा रहा है। संगठन ने दुनिया को परमाणु मुक्त करने के लिए वर्षों से संघर्ष किया है। जापान के इस संगठन को उन लोगों ने बनाया है जो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में जिंदा बच गए थे। इनको हिबाकुशा भी बुलाया जाता है। नॉर्वे नोबेल समिति के अध्यक्ष जार्गन वातने फ्रिदनेस ने शुक्रवार को पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों के इस ज़मीनी स्तर के आंदोलन को परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया हासिल करने के प्रयासों और गवाहों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए शांति पुरस्कार मिल रहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दोबारा कभी नहीं किया जाना चाहिए। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने कहा कि निहोन हिदाक्यो को इस साल का नोबेल पीस प्राइज़ देने पर हम इस
उत्साहजनक तथ्य को स्वीकार करते हैं कि बीते 80 वर्षों में किसी भी युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया। निहोन हिंदाक्यो और हिबाकुशा के अन्य प्रतिनिधियों के असाधारण प्रयासों ने परमाणु निषेध की स्थापना में बहुत योगदान दिया है। समिति ने संगठन के प्रयासों को इसलिए भी तारीफ की है क्योंकि आज परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ गई है। परमाणु शक्ति अपने शस्त्रागारों को अपग्रेड कर रही है। ऐसा लगता है कि नए देश परमाणु हथियार हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं। मानव इतिहास के इस क्षण में हमें याद दिलाना जरूरी है कि परमाणु हथियार दुनिया में अब तक देखे गए सबसे विनाशकारी हथियार हैं। नोबेल कमेटी ने कहा कि एक दिन परमाणु हमले को झेलने वाले लोग हमारे पास नहीं रहेंगे, लेकिन जापान की नई पीढ़ी उनकी याद और अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करती रहेगी। ये लोग दुनिया को ये बताते रहेंगे कि परमाणु हथियार कितने खतरनाक है और क्यों इन्हें ख़त्म होने जाने में इन सबकी भलाई है। बता दें कि नॉर्वेजियन नोबेल समिति को इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कुल 286 आवेदन मिले थे, जिसमें से 89 संगठन थे। आइए हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाओस यात्रा के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लाओस में अपने समकक्ष लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफानदोन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह मुलाकात ईस्ट एशिया सम्मेलन से अलग हुई। दोनों नेताओं की मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। खासकर आर्थिक और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर बात हुई। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को लाओस की राजधानी वियंतियान पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। दोनों नेताओं की बैठक में पीएम मोदी ने लाओस के प्रधानमंत्री को आसियान भारत शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। भारत और लाओस के शीर्ष नेताओं की मुलाकात में दोनों देशों के बीच क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन, नवीनीकरण ऊर्जा, लोगों से संबंध, आर्थिक संबंध, रक्षा सहयोग के मुद्दों पर साथ काम करने की सहमति बनी। लाओस के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को चक्रवाती तूफान यागी के दौरान मदद देने के लिए धन्यवाद दिया। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच लाओस में विश्व विरासत स्थल बाथ फो के संरक्षण के लिए भी सहमति के दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इस काम में लाओस की सरकार की मदद करेगा। साथ ही भारत और लाओस के बीच मेकांग गंगा सहयोग पर भी सहमति बनी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा है कि भारत लाओस साझेदारी को नई गति प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनेक्सी सिफानदोन ने भारत लाओस समझौतों और संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से रचनात्मक चर्चा की, जिसमें विरासत संरक्षण, विकास, साझेदारी, क्षमता निर्माण, आर्थिक, रक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंध जैसे सहयोग के प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। भारत लाओस में पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए करीब 10 लाख अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता भी देगा। भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष के माध्यम से यह सहायता दक्षिण पूर्व एशिया में कोष की पहली ऐसी परियोजना होगी। आइए हम बात करें पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के आसान बलूचिस्तान प्रांत में हथियारबंद हमलावरों द्वारा कोयला खदान पर हमले की खबर है। इस हमले में 20 लोगों के मारे जाने और 7 अन्य के घायल होने की खबर है। यह हमला तब हुआ जब वहां शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक आयोजित होने वाली है। इस बैठक में चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग सहित विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। बलूचिस्तान के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह हमला शुक्रवार सुबह बलूचिस्तान के डकी इलाके में हुआ है। पुलिस अधिकारी हुमायूं खान नासिर ने कहा कि हथियारबंद लोगों ने यहाँ की जुनैद कोयला कंपनी में काम करने वाले लोगों के आवास पर धावा बोल दिया, लोगों को घेर लिया और गोलियां चला दी। अभी इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। गौरतलब है कि घायलों में शिकार अधिकांश पुरुष बलूचिस्तान के पश्तून भाषी क्षेत्रों से थे। मृतकों में से 3 और घायलों में से 4 अफगान थे। बता दें कि प्रांत उन अलगाववादी समूह का घर है जो आज़ादी चाहते हैं। वे इस्लामाबाद में संघीय सरकार पर स्थानीय लोगों की कीमत पर तेल और खनिज समृद्ध बलूचिस्तान का गलत तरीके से दोहन करने का आरोप लगाते हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक इस साल पाकिस्तान में आयोजित हो रही है। इस बैठक को लेकर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी इतनी डरी हुई है कि उन्होंने 5 दिनों तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे प्रमुख शहरों में सभी गतिविधियां बंद कर दी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 12 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। इस दौरान सभी रेस्तरां, शादी हॉल, कैफे और स्नूकर क्लब पूरी तरह से बंद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान की अध्यक्षता में एससीओ शिखर सम्मेलन 16 और 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद में आयोजित किया जाएगा, जिसमें चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग सहित विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। एससीओ शिखर सम्मेलन का गठन साल 2001 में किया गया था, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सदस्य थे। यह यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन का अहम मंच है। इसके बाद संगठन का विस्तार हुआ। इसमें भारत, पाकिस्तान और ईरान पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए, जबकि अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया पर्यवेक्षक देश का दर्जा रखते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। यह लगभग 9 वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की पहली यात्रा होगी। इससे पहले दिसंबर 2015 में सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।